वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कराची के वाली वारिस होने का दावा तो हर सियासी जमात करती है, लेकिन इसे मसाइल के दलदल में लावारिसों की तरह पड़ा देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि कराची हमारा है का नारा ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे तो कराची का अमन 30 साल तक तार तार होता रहा, लेकिन पीपल्स अमन कमेटी ने इस खराबी में जो हिस्सा डाला वो ज़ैर बलोच की JIT नंबर 1 और JIT नंबर 2 दोनों में ही तफसीली बयान कर दिया गया है। अब होना तो ये चाहिए था कि JITs में सामने आने वाले मसाइल पर तवज्जो दी जाती, मगर इसके बरअक्स बहस ये छिड़ गई है कि कौन सी JIT मुस्तनद है और कौन सी गैर मुस्तनद। रवां हफ्ते सिंध गवर्नमेंट ने 3 JITs ज़ैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री और निसार मोराई की JIT जो है वो सिंध हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट लगने के खतरे के पेश नज़र जारी की। अब इन JITs में से ज़ैर बलोच की JIT जो कि 2016 में मुकम्मल हो चुकी थी, उसका मुबैना तौर पर एक और हिस्सा वफाकी वज़ीर मैरिटाइम अफेयर्स अली ज़ैदी साहब ने सामने जो है वो ले आए, जो उनके बकौल नामालूम मोटरसाइकिल सवार उनके घर पर उनकी गैर मौजूदगी में गार्ड को देकर चला गया। अब इल्ज़ाम तराशी जारी है क्योंकि अली ज़ैदी साहब की सामने लाई गई JIT में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं। किस तरह लियारी गैंग वॉर का सरगोना ज़ैर बलोच मुबैना तौर पर PPP की आला क़यादत के सियासी असर रसूख के बल पर जुर्म का बादशाह बना हुआ था और वो लियारी को एक मिनी स्टेट की तरह चला रहा था। अब कौन नहीं जानता कि कौमियत, लसानियत, फ़िरकावारियत, जुर्म और दहशत गर्दी की बुनियाद पर कौन सी ऐसी आग है जिसमें कराची वाले ना जले हों। सबको पता है कि निज़ाम की खराबियों से किस किस ने फ़ायदा उठाया, या यूँ कहें कि निज़ाम को ख़राब रख कर सभी ने बहती गंगा में हाथ धोए और बस इल्ज़ाम तराशी से मसाइल को एक दूसरे पर डालते रहे। रवैया अब भी यही है। अली ज़ैदी साहब अपने सामने लाई गई JIT पर सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि सुओ मोटो नोटिस ले लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन वो अपनी हुकूमत से 4 वफाकी इदारों से JIT की हकीकत मालूम करने का नहीं कहते। ऐसा क्यों है? क्या इस मुबैना JIT से वो मुखालफिन पर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं? क्योंकि ये तासुर जो है वो बहुत उभर कर सामने आ रहा है। अब ये भी कहा जाता है कि जो उनकी साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उनकी जो अपनी इत्तेहादी जमात है, उनके एक वज़ीर हैं, उनके शौहर और साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के मुताल्लिक तो अली ज़ैदी साहब कुछ नहीं कहते, हालांकि ज़ैर और PAC पीपल्स अमन कमेटी को ताकतवर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अली ज़ैदी साहब उनको मर्दे हुर कहते नज़र आए हैं। हमने सुना है कि किस तरह वो उनको मर्दे हुर जो है वो कह रहे थे, जबकि अगर बात की जाए कि इतना संजीदा मामला है, फिर भी आप सियासी मसलियत का शिकार क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल है जो हर किसी के जहन पर है। तो इसका नतीजा यही निकलता है, शायद यही नतीजा निकलता है कि कराची पर अब भी ज़बानी जमा खर्च हो रहा है और अमली इक़दामात सिफर है। दूसरी जानिब यही रवैया जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची वालों पर जारी बिजली गर्दी के मामले पर भी आपको नज़र आता है। इल्ज़ामात ज़्यादा और इक़दामात सिफर। लोगों को घरों में बिजली नहीं मिलती, लेकिन बरसात में मासूम शहरी के इलेक्ट्रिक की बिजली का ही सड़कों चौराहों पर शिकार होते नजर आते हैं। आखिर कब तक कराची के साथ ये सब होता रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम अपने पार्टिसिपेंट से आज हम करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो मौजूद होंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो गुरचानी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे, आप साबिक IG हैं सिंध, और हमारे साथ जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है शकूर साहब मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद ही हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं कादिर पटेल साहब से, जिन पर इस JIT में बहुत, जो अली ज़ैदी साहब की JIT है उसमें बहुत संगीन नौयत के जो हैं वो इल्ज़ामात लगे हैं। पटेल साहब, अब जब से ये JITs आई हैं, दोनों JITs आई हैं, एक ऑब्वियसली सिंध हुकूमत ने जारी की है, एक अली ज़ैदी साहब की JIT है, तो उसमें आ रहा है आप उनकी JIT को नहीं मान रहे, वो आपकी JIT को नहीं मान रहे। अब एक परसेप्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे फैसला क्यों नहीं करते, क्योंकि इदारे उनके मातहत हैं, तो वो उस पर क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते। अली ज़ैदी साहब लेकिन साथ इसको ये कह रहे हैं, और अपोजिशन की तरफ से जो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस पर कोई फैसला लेते हैं तो शायद उसमें अपोजिशन ये कहे कि उनका बायस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्या आप इसके हक में हैं? क्या आप समझते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए केस को? बीबी, इन सब बातों से पहले आपको ये देखना होगा कि मामला है क्या। ये 2016 में JIT बनी,
اور اس پر تمام جے آئی ٹی کے ممبران کے دستخط ہیں. یہ جے آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ جمع ہو گئی اور اس کے تناظر میں کیسز بنے اور کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. کچھ میں سزائیں ہوئیں, کچھ میں ضمانتیں ہوئیں, اور جس میں جو بھی ہو رہا ہے وہ عدالتوں کا بہرحال اپنا پروروگیٹو ہے. اب اچانک سے ایک شوشہ آ جاتا ہے کہ جی میرے گھر کوئی لفافہ دے گیا ہے اور یہ جے آئی ٹی ہے اور اس میں یہ الزامات ہیں, وہ الزامات ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لفافہ دے گیا ہے, مجھے کوئی لفافہ دے جائے اور اس میں آدھے سائن ہوں آدھے نہ ہوں, تو میں لے کے اس کو نکل پڑوں گا اور اتنا بڑے ایک سلسلے کا محاذ بٹ جائے گا اور سارے جہاں میں یہی باتیں ہوتی رہیں گی. یہ چیز تو کب کی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور قانونی طور پہ جمع ہو چکی ہے. اب اس کو نئے سرے سے اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ مسائل دوسرے ہیں. یہاں مسئلہ آٹا چینی دال کا ہے, مسئلہ نوکری کا ہے, مسئلہ غربت کا ہے, مسئلہ ٹڈی دل کا ہے, مسئلہ کرونا کا ہے, مسئلہ گرتی ہوئی معیشت کا ہے, مسئلہ منفی گروتھ کا ہے. نظریں ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اوبویسلی 100% کیا جا رہا ہے. پٹیل صاحب لیکن پھر ایک سوال اس پہ یہ بھی بنتا ہے کہ جو ان کی جے آئی ٹی ہے جس میں دستخط پراپر نہیں ہے, لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی, اور آپ نے ان کی جے آئی ٹی کو کہا ہے یہ بالکل جو ہے یہ من گھڑت ہے, یہ بالکل فیک ہے اس میں, اور پیپلز پارٹی نہیں اس کو مان رہی. لیکن اس میں جو سگنیچرز ہوئے ہیں اور جن اداروں کی بات ہو رہی ہے, ٹوٹل 6 میں سے 3 ادارے اس طرح کے ہیں جن کا تعلق ملٹری سے جو ہے وہ اس وقت تعلق بن رہا ہے ان کا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر واقعی ان کو ملائن کیا جا رہا تھا, ان اداروں کو ملائن کیا جا رہا تھا, تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی تو پریس ریلیز آتی, کچھ تو وہ کہتے کہ نہیں جی اس طرح کا کچھ نہیں ہے, یا کوئی تو کچھ تو اس پر ریاکشن آتا. میں صرف اس پہ آپ کو زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا. اس پہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ انہی وفاق کے ماتحت اداروں نے میں لندن میں تھا, ایک خط لکھا تھا, ٹھیک ہے, اور جب یہ جی آئی ٹیاں بن رہی تھی کہ جی اس میں آپ سے ہمیں انویسٹیگیشن یا بات چیت یا جو بھی لفظ آپ دے دیں وہ کرنی ہے. تو I was the only person all the way down came from the London, ٹھیک ہے, اور میں اس کی پوری تفتیش میں نے شرکت کی. اس میں جو سندھ گورنمنٹ کے ادارے وہ نہیں بیٹھے تھے, یہ میں آپ ریکارڈ پہ لاؤں. میں انہی کے ساتھ صبح سے رات تک ایک دن بیٹھا, پھر مجھے کہا گیا آپ کل آئیے گا. میں صبح سے رات تک دوسرے دن بیٹھا اور دوسرے دن شام کو مجھے کہا گا کہ اب آپ جائیں. تو اب مجھے آپ بتائیں کیا جواز رہ جاتا ہے آپ کے پاس. لیکن میں پٹیل صاحب پھر بھی, کیونکہ اس میں یہ میں نے آپ کے ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں بھی بات سنی, آپ نے کہا کہ میں 2 دن جو ہے وہ بالکل صبح جاتا رہا اور شام کو, اور آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کو کہا کہ پہلے جو انہوں نے ڈیٹ دی بلایا جس دن, آپ نے کہا میں اس دن نہیں پیش ہو سکتا, مجھے فلائٹ نہیں ملے گی, کچھ دن بعد جو ہے وہ آؤں گا. بالکل میں نے سنا. لیکن اس میں سوال بار بار یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ جے آئی ٹی فیک ہے اور ان اداروں کو جن کے نام لیے جا رہے ہیں, اب اس میں رینجرز ہے, ایم آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, یہ تو سارے فوج کے انڈر آتے ہیں, اس پہ ریاکشن کیوں نہیں آ رہا پھر اس کوارٹر سے اگر یہ جے آئی ٹی فیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو فیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سگنیچر بھی کم ہے. جو جے آئی ٹی کا سربراہ ہے اس کے بھی سگنیچر نہیں, تو جمع تو وہ کرائے گا جا کے, سبمٹ وہ کرائے گا, ذمہ دار وہ ہے. اس کو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے, کیونکہ میں اسمبلی میں بولتا ہوں, عوام کے حق میں بولتا ہوں, ان کے جو میرا مینڈیٹ ہے اس لیے بولتا ہوں, اور مجھے پتا ہے میری باتیں چپتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, دنیا جانتی ہے, سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو نیب کے ذریعے چپ کرانے کی کوشش کی گئی ہے. ادھر اس معاملے پر جو ہے یہ والا حربہ آزمایا جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے چلے گا نہیں, یہ بات رکے گی نہیں. جو اس ملک میں ہو رہا ہے, جو آج جس نیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, ہم اگر آج بات نہیں کریں گے, حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے, تو ہم پھر اپنا فرض نہیں نبھا رہے. پٹیل صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ اگر یہ ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں تو یہ ایک آرم ٹویسٹنگ جو ہے ٹیکنیک جو ہے ایز آرم ٹویسٹنگ ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے. آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں سارے حقائق, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب کیسز چل رہے ہیں اور کئی ایک میں سزا بھی ہو چکی ہے, کئی ایک
अब मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं, कई एक पहुंचने वाले हैं। जो वो JIT जिस पे सबके सिग्नेचर थे उसके तनाजुर में आज आप उठा के कह रहे मेरे घर पे कोई लिफाफा मोटरसाइकिल पे दे गया था। 25-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके आप घूमते हैं, आपके घर पे कोई लिफाफा दे जाता है, आपको पता नहीं चलता। सुबह उठ के आप उसमें देखते हैं, मेरे तो होश उड़ गए। अरे भाई खुदा के वास्ते कोई अक्ल सलीम की बात करो, कोई तुक की बात करे। मतलब इसमें आपको कोई कहीं से कोई जवाज या कोई जस्टिफिकेशन नजर आती है? चलें, आप, मेरा ख्याल है आई वोंट पुट यू इन दैट टाइट स्पॉट। आप इसका जो बात इदारों की बात हो रही है उस पर नहीं ज़्यादा ड्वेल करते, आगे चलते हैं। ये बताइए कि जो ये आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, मैं ऐसे आप पे आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ कि 2016 में जो है ये JIT बनी और 2020 में आपने कोर्ट ऑर्डर्स पे रिलीज़ की, वो भी जब कंटेम्प्ट का आपको जो है ये आपको एक थ्रेट था कि कंटेम्प्ट हो सकता है। पहले क्यों नहीं रिलीज़ की गई? क्योंकि कहने वाले तो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि टैंपरिंग के लिए इतना टाइम लग गया, इसलिए इसको रिलीज़ पहले नहीं की गई। नहीं बीबी, ऐसा नहीं है। JIT कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जब मांगती है तो उसको दिया जाता है। तो कोर्ट ने तो कहा ना पब्लिक नहीं किया जाता। लेकिन कोर्ट तो कह रही थी, आप नहीं उस पे कर रहे थे कोर्ट ने जी, अब आप मेरी बात सुन लें, मुझे पूरा पता है। प्लीज प्लीज। ये हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप पब्लिक कर लें। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। इसमें कंटेम्प्ट का कोई मसला नहीं था, अभी तक ये ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक तरफ ये आदमी जो कहता है कि इसको पब्लिक करें, ये पता ही नहीं इसमें है क्या, वो असेंबली में वही JIT लहरा भी रहा है। तो पब्लिक तो वो हो गई, आपके पास कहां से आई? अगर कोर्ट में आप मांग रहे हैं कि इसको पब्लिक करें, दैट मीन्स किसी को नहीं पता और आपके हाथ में वो है। दोनों बातें आप एक साथ कर रहे हैं। तो जब आपने असेंबली में लहरा दी तो सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जी सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस लेकर हम इसको पब्लिक कर देते हैं। और जब ये एक JIT नहीं 3 JITयां हुई हैं पब्लिक, बल्दिया टाउन वाली भी तो हुई है ना, उसके नफीस इत्यादियों पर भी तो बात करें ना, जो 260 लोग जिंदा जला दिए गए। नहीं हो रही उस पर बात, बिल्कुल नहीं हो रही उस पर बात। टारगेट किसको किया जा रहा है? हमें किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हम समझ रहे हैं। और इस बात को बता दें कि इस तरह के कई बार हम पे माजी में भी हमें टारगेट किया गया, कोर्टों का भी हमने सामना किया, सब कुछ सहा, लेकिन हकीकत से हम नहीं हटेंगे। इस पे तो मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों, जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को मर्द हुर इसमें अली ज़ैदी साहब ने खुद जो है वो उनको लक़ब दिया, तो वो तो मैं समझने से कासिर हूँ। खैर, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव से उनसे पूछेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो इल्ज़ाम लगता है गैंगस्टर्स के साथ पुष्पनाही का, कि पीपल्स पार्टी जो है वो पुष्पनाही कर रही थी, अब आपकी JIT है, इसमें जो गैंगस्टर्स की लिस्ट दी गई है उसमें नंबर 8 जो है वो 8D जो है, सॉरी D फिगर जो आ रहा है गैंगस्टर्स की लिस्ट में, उसमें बताया जा रहा है अमीन बुलेदी का नाम भी जो है वो साथ आ रहा है कि अमीन बुलेदी साहब भी इसमें जो है वो उनका एक गैंग था और गालिबन 15 कत्ल उन्होंने किए हैं। आप इस पे अग्री करते हैं ना कि ये एक गैंग था? इज दैट इससे फेयर असेसमेंट है कि आप भी बिलीव करते हैं कि ये गैंग ऑपरेट कर रहा था? अमीन बुलेदी एक गैंगस्टर है। बीबी आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। वो गिरफ्तार हुआ, उसने जो कहा उस पर केस चल रहे हैं, और मैं बताऊं आपको 1-2 केस मेरे इल्म में ऐसे हैं कि जिसमें वो बरी भी हो गया है। नहीं सर, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, सिंध गवर्नमेंट एक JIT रिलीज कर रही है और आप उसको ओन भी करते हैं, जिसमें एक शख्स का नाम है और कहा जा रहा है वो गैंगस्टर है। तो दैट मीन्स कि आप उसको मान रहे हैं ना कि वो गैंगस्टर है, उस पर इल्ज़ाम ये लगे हुए हैं और ये उज़ैर बलोच गैंग के साथ जो है वो ऑपरेट करता था। बीबी बात ये होती है कि देखिए JIT एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर कोर्ट में चलाया जाए। फैसला कोर्ट ने करना होता है। ठीक है। अब मैं जज भी नहीं हूं कि मैं जजमेंट नहीं दे सकता। नहीं सर, लेकिन आप सवाल मेरी जजमेंट में जी ठीक है, आप कह रहे हैं मेरी जजमेंट में और कोर्ट की जजमेंट में फर्क, और ये मामला ज़ेरे समात है, मैं इस पे क्या बात करूं? सर इसमें मसला ये है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पुष्पनाही करती थी गैंगस्टर्स की, तभी जो है वो उज़ैर बलोच साथ SHOs अपनी मर्जी के लगवा सका, फिशरीज़ का जो है वो जिक्र आता है। लेकिन इस सारे को अगर छोड़ भी दिया जाए, ये बातें इस पर बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, कौन नशाई में गया, कौन नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं। इल्ज़ाम लग रहा है कि आप पुष्पनाही करते हैं, साथ एक खातून है जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो उज़ैर बलोच के कहने पे, सानिया नाज जो है, उज़ैर बलोच के कहने पे आपने उसको MPA का टिकट दिया। फिर उसके बाद वही सानिया नाज जो है वो जाके अमीन बुलेदी जो ये गैंगस्टर है जो JIT में जिसने कत्ल किए हैं, कत्ल गारत का बाजार गर्म रखा, उससे वो जाके शादी कर लेती है और आपकी MPA फिर भी रहती है।
कैसे इस तासर को तकवीत नहीं मिलती? बीबी मैं आपको एक बात बताऊं, अव्वल तो हमने टिकट उनके बोलने पर नहीं दिए। हमने एक लार्जर स्केल पे मशवरा किया लहरी में अमन बुजुर्ग कमेटी जो थी उनकी, क्योंकि हालात ऑपरेशन लहरी के बाद इतने ख़राब हो गए थे कि वहाँ पर सियासी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, बहुत कत्लो गारत हो सकता था। तो हमने लार्जर स्केल पे सुलह की, बल्कि कच्ची राब्ता कमेटी से भी की, इस बुजुर्ग कमेटी से नहीं, तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स थे सबसे की, और ये तय हुआ था। और हमारी क़यादत में भी यही था कि मकामी लोगों को टिकट दिए जाएं जो वहीं रहते हैं और वो हालात को संभालें। तो हमने कौमी असेंबली का टिकट अपने यूसी नाजिम को दिया, जो ओथ भी ले रहे थे, वो ओथ भी ले रही हैं, नजर आ रहा है, और उनको सजा भी मिल रही थी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं और उनको सजा भी मिली। नहीं, सजा उनको आपने उनको नागौरी साहब को दी ना, नागौरी साहब को दी। इनकी कोई पार्टी रुकनीत आपने कैंसिल नहीं की। ये खातून जाके एक गैंगस्टर से शादी कर लेती हैं और आपकी एमपीए रहती हैं आपके साथ। गो नवाज गो रैलीज में 2017 की उनकी ये ट्विटर की अपनी तस्वीर जो हम चला रहे हैं वो रहती हैं। तो क्या इससे आप नहीं समझते तकवीत मिलती है कि एक वाकई कलूजन थी वहां पे, या उज़ैर बलोच वाज कॉलिंग द शॉट्स? एक शादी नहीं, एक शादी एक इंतहाई जाती किस्म की मामला है। अब एक सिटिंग एमपीए शादी कर लेता है, मेरे ख्याल में सिटिंग एमपीए एक गैंगस्टर से जिसने कत्लो गारत का बाजार गरम रखा कराची में, उससे शादी कर लेता है। तो क्या मॉरली ये नहीं चाहिए कि उसकी कम से कम रुकनीत आप जो है वो मौखर कर दें, उसको कहें कि अपने ओहदे से आप मुस्तफी हो जाएं? आप क्या मसला है, जो मर्जी करें। शादी की बुनियाद पे नहीं, शादी की बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि ख़वातीन के साथ इस तरह होना चाहिए। हो सकता है उनके पहले से भी कुछ मरासिम हो, या पहले से भी उनकी शादी हुई हो, या कोई वादा हो, या कोई मंगनी हो। मतलब ये इंतहाई जाती मामला है। मैं वो बात ही नहीं कर रही सर, उनका इंतहाई जाती मामला है, मैं वो नहीं कह रही। फिर ये बात तो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। नहीं सर, ये जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक आदमी पे इस नौयत के संगीन इल्ज़ाम है कि उसने कत्लो गारत का बाजार कराची में गरम रखा, सिंध का जो अमन है उसने तबाह किया, उससे जाके आपकी एक एमपीए शादी कर लेती है या हो गई है, व्हाटएवर उसकी एसोसिएशन है, फिर उसको जाके वो सपोर्ट भी करती है, तो आप नहीं समझते, यू डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट? नहीं, अभी सपोर्ट का तो हमें फिर साबित करना पड़ेगा, लेकिन वो दोबारा एमपीए फिर नहीं बनी ना। देखिए आप सर, एमपीए तो नहीं बनी, चलें वो आपके साथ रैलीज में भी जाती रही, आपके साथ जो पूरा उन्होंने टेन्योर अपना जो है वो ख़त्म किया। अच्छा, चलें आगे चलती हूँ। मुझे ये बताइए कि अब आप क्या एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कि इसमें क्या होगा? ये इसी तरह जो है चीज़ ख़त्म हो जाएगी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आगे कुछ नहीं? ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए शोर शराबा किया जा रहा है। इसमें आप जहां से भी चलेंगे आप उसी रास्ते पर पहुंचेंगे जिस रास्ते पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसी जीआईटी के तनाजुर में आपसे फिर कह रहा हूं कि बशमूल उस केस के जिसका सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, अरशद पप्पू केस, वो भी अपने मराइल से गुजर रहा है। सारे केस चल रहे हैं, एक केस में उसको सजा भी हुई है, दूसरे केस भी चल रहे हैं। तो आपने और करना क्या है? आपने क्या जज अपना बिठाना है, वो अपनी मर्जी से सजाएं देगा? आपने करना क्या है? इसका निकलना क्या है? मैं निकलना तो इससे ये चाहिए कि जिस तरह आपकी जो सिंध हुकूमत की जेआईटी है, जिसमें जो सिंध हुकूमत ने रिलीज की है, जिसमें सबके सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जेआईटी नहीं है ये, उसमें तमाम लोगों के साइन है। मैंने कहा सिंध हुकूमत जो जेआईटी ओन कर रही है, जो सिंध हुकूमत ने रिलीज की है, जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है होम डिपार्टमेंट की, वो तो सिंध हुकूमत की है ना सर। तो उसमें जिन बात की जा रही है कि अगर 7 SHOs उसने अपनी मर्जी के करवा लिए, लगवा लिए, और वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जाने के बाद भी जो है वो लगवाता रहा, काम करता रहा, तो सिंध हुकूमत को कम से कम ये तो इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये मानने वाली बात नहीं है कि एक आदमी किसी का असर और रसूख बिल्कुल ना हो और वो इस तरह जो है वो काम करता रहे। तो उस पर इंट्रोस्पेक्शन तो होनी चाहिए। बीबी हकीकत में मैं एक बात बताऊँ, इस शहर में देखिए पैसों पर भी बहुत काम हो जाते। आप मानती है नहीं मानती? तो आपका मतलब है कि SHOs जो हैं जो है तो IG साहब पैसे खा रहे थे फिर इसमें? सर नहीं, मैं ये नहीं कहना नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम बहुत तरीकों से हो जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते, लेकिन जो उस जीआईटी में केसेस हैं वो सारे चल रहे हैं। अब जहाँ तक पुलिस ऑफिसर लगने की बात है तो बहुत सारी रास्ते होते हैं उसके, और जो लगा सकता था और जो लगाता है उसको देखें। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि देखिए इसमें पता नहीं 160-170 लोगों का जिक्र है कि वो उन्होंने कत्ल कर दिए। उसमें 95% वो लोग हैं जो गैंग्स में एक दूसरे से लड़ते रहे, उनको भी नहीं मरना चाहिए। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, उनकी माओं को भी इंसाफ मिले, जो बेगुनाह मारे गए उनको भी इंसाफ मिले। मुझे हैरत होती है
कि जो 250-300 लोग लॉक करके जिंदा जलाए गए, उनके वकला आपके वजीर हैं। आप ठीक कह रहे हैं। आप आज आपके वो नफीस इत्तादी हैं, कल आप उनको जो है वो नाअहल करवा रहे थे पूरी दुनिया में। लेकिन मसला ये है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना। प्रॉब्लम ये है जेआईटी में ये भी लिखा हुआ है कि मुझे किस तरह मुझे घर बुला के बताया गया। गफ्फार जिक्री गैंग को पुलिस वालों ने बुला के कहा, पुलिस वालों ने बुला के कहा गफ्फार जिक्री गैंग को तुमने जो है वो ख़त्म करना है, और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या करवाया। ये तो चीज़ें अब मंजर आम पर आ गई हैं ना। तो अगर अभी आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत इसमें, सिंध हुकूमत को कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी चाहिए, सिंध हुकूमत बरी ज़िम्मा है, तो आई एम सॉरी, दैट्स अ लिटिल हार्ड टू स्वॉलो। नहीं, सिंध हुकूमत ने उन सब पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाला। चलें ठीक है सर, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, एक बात मेरी और सुन लें आप। जी एक बात सुन लें जी प्लीज। सिंध हुकूमत ने उन तमाम पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करके जेल में डाला। मैं आपसे ये नहीं कहता, आपकी बात बिल्कुल सही है, टू रॉन्ग जो वो कभी भी एक मस्बत चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन हमें दो चीज़ों को एक तरह से तो देखना चाहिए ना, बल्कि किस पर हम फोकस किए हुए हैं और कौन सा इंसानियत सोच जुल्म था। रेस्ट अश्योर्ड, पीटीआई की क़यादत जब मौजूद होगी अगले सेगमेंट में तो उनसे ये सवाल ज़रूर होंगे, बिकॉज ये समझ नहीं आ रही कि आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू किस तरह कर सकते हैं। तो ये तो उनसे सवाल होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कादिर पटेल साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद होंगे और हमारे साथ पीटीआई से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद होंगे, और फॉर्मर आईजी गोरचानी साहब भी हमारे साथ होंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ अब्दुल शकूर शाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, अख्तर हसन गोरचानी साहब फॉर्मर आईजी हैं सिंध के, और लियारी ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली उन्होंने देखा भी है, और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि आज हमें फ़ोन लाइंस पे ज्वाइन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक की वजह से वो हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद नहीं है। तो थैंक यू के इलेक्ट्रिक, ये भी एक जो है ये चीज़ हमें देखनी पड़ रही है। अभी गुरचानी साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। गुरचानी साहब, आपका एक इंटरव्यू कुछ देर पहले जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चल रहा था, जिसमें आपने कहा कि जो अली जैदी साहब की JIT है वो बहुत ही बचकाना किस्म की जो है वो JIT है, और आपने साथ ये भी कहा कि गैंगस्टर्स के लिए कभी जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नहीं आता था। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर वो JIT गलत है और आप पे पॉलिटिकल जो है वो प्रेशर भी नहीं आता था, तो फिर क्या वजह है कि उज़ैर बलोच ने अपनी मर्ज़ी से 7 SHOs जो हैं वो लियारी के अंदर जो है वो तैनात करवाए? क्या फिर इसको मैं समझूं कि पुलिस की नालायकी है, नाअहली है, पुलिस करप्ट थी? क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस इसमें मुलविस नहीं है, ओनस उन पे नहीं है, तो फिर तो पुलिस के ऊपर जाता है। तो कौन है, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या आई लाइक टू टेक योर स्टांस ऑन दिस। जी, मैं पहले तो ये वजाहत कर दूं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि अली जैदी की JIT बचगाना है। मेरा कहने का मतलब था कि JIT जब बनती है तो उसमें 6-7 लोग होते हैं, और एक JIT रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है जिसमें चलें आप कह लें 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं। अब उसमें आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी होते हैं, 2-3 मेंबर्स ऐसे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से जिनका ताल्लुक है। अब वो तो सिंध गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं हो सकते। अब जो 6-7 लोगों के सिग्नेचर से JIT पब्लिक हुई है, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं तो उसी को ऑथेंटिक मानूंगा। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो अली जैदी साहब हो या कोई भी और हो, वो उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अगर वो दिखाएंगे तो मुझे तो वो सच्ची बात है वो अपील नहीं करेगा। लेकिन आप ये साथ साथ आपने कहा है कि उज़ैर बलोच, जी कंटिन्यू प्लीज। आपने ये कहा है ना कि उज़ैर बलोच के कहने पे SHOs तब्दील होते थे, तो मैं थोड़ा सा उसकी आपको वजाहत कर दूं। मैं 2012 में 2011 के एंड से और 2012 तक मैं CCPO कराची था, कराची पुलिस चीफ था। तो मैं सिर्फ उस दौर के वाक़यात का तो मैं ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि कम से कम जब लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ तो एटलीस्ट मुझे किसी चीफ मिनिस्टर ने, कैबिनेट के किसी मिनिस्टर ने, या प्रेसिडेंट हाउस से जरदारी साहब ने, या किसी कथा कलामी की माफी, ये नहीं कहा कथा कलामी की माफी,
قطع کلامی کی معافی آپ تو پھر آپ یہ مجھے یہ بتائیے، قطع کلامی کی معافی آپ کہہ رہے ہیں 2011 سے 12 تک آپ جو ہے وہ وہاں پہ رہے اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کیا حالات ہیں، تو میرے سامنے یہ لسٹ جو JIT جو سندھ حکومت نے جاری کی ہے اس میں انسپیکٹر امتیاز نیازی 2010، چاکی واڑہ 2011، کلری 2011، سپر مارکیٹ 2011، کلاکوٹ 2011، یہ SHOs کی جو ہے وہ لسٹ ہے. پھر چاکی واڑہ 2012، یہ ساری آپ کے ٹائم کی ہے. تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ اگر پولیٹیکل پشت پناہی نہیں تھی تو پھر ایک SHO کون یہاں پہ تبدیل کروا رہا تھا؟ ساری میرے ٹائم کی نہیں ہو سکتی، میرا ٹینیور اس میں اگر آپ مائنیوٹلی دیکھیں گی تو شاید اتنی بات نہ ہو. اور دوسرا سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. عزیر بلوچ کو اگر اتنی زیادہ پشت پناہی تھی تو کس کی تھی؟ کیا چیف منسٹر کر رہا تھا؟ کیا ذوالفقار مرزا صاحب کر رہے تھے یا کوئی اور کر رہا تھا؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ تو تب سے شروع ہوتا ہے جب ذوالفقار مرزا صاحب نے لیاری میں ایک جو پیپلز فورس بنائی تھی، جو امن کمیٹی، پیپلز امن کمیٹی، امن کمیٹی کا غالباً نام دیا تھا. جی ہاں. وہ جب سے وہ امن کمیٹی بنی تو اس کے بعد پھر کراچی میں بہت ساری شکایات شروع ہوئیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن کے تانے بانے پھر آ کر لیاری والوں سے ملتے، جن کی وجہ سے تنگ آ کے ہم نے لیاری آپریشن کا فیصلہ کیا. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ ذوالفقار مرزا نے PAC بنائی اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ لیاری سے ملتے تھے، تو ایک طرح سے تو آپ اپنی بات کی کانٹرڈکشن کر رہے ہیں، کیونکہ ذوالفقار مرزا اس وقت کے سندھ کے ہوم منسٹر تھے، پولیٹیشین تھے، ہوم منسٹر تھے، پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، تو دیٹ مینس پشت پناہی تو تھی نا. اب کیونکہ ذوالفقار مرزا وہاں پہ نہیں ہے تو یہ کانٹ ان کی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جان اس طرح جو ہے وہ چھڑا لی جائے. وہ اس کا مطلب کہ وہاں سے پتا تھا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے. چلے میں اس پہ آگے چلتی ہوں اور سوال، کیونکہ جو JIT میں اس وقت جو علی زیدی صاحب کی ہے اس میں 3 ادارے جو ہیں MI ISI رینجرز، یہ سارے یہاں پہ جو ہیں یہ آرمی کے انڈر آتے ہیں. تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے اور ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں آئی؟ اگر ان کے اداروں کو جو ہے وہ ملائن کیا جا رہا ہے، ان کا نام لے کے جو ہے اس طرح JIT سرکولیٹ کی جا رہی ہے، فلور آف دا ہاؤس سے کی جا رہی ہے. مظہر صاحب کی طرف چلتی ہوں. مظہر صاحب، آپ کراچی کی ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سارا کچھ، لکھا بھی بہت ہے. یہ بتائیں گے کہ جو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی پشت پناہی نہیں حاصل تھی اور کچھ نہیں تھا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی پشت پناہی نہیں تھی اور کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے، لیاری گینگ وار جس کا ہم نام لیتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ اسی جن کچھ تھانوں کا آپ نے نام لیا، کچھ تھانے اور اس میں ایڈ کر دیں، بغدادی وغیرہ، یہ بنیاد ہی ادھر سے پڑی ہے. اس لیاری میں یہ چرس کا کاروبار، ہیروئن کا کاروبار، منشیات کا کاروبار، اسلحہ کا کاروبار، یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے تھانے ارد گرد ہوں اور یہ کاروبار جو ہے وہ پروان چڑھتا رہے. تو یہ صرف اس پیریڈ کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے پیریڈ کا بھی ہے، کئی سالوں سے ہے. اسی طریقے سے گینگ وار میں ایک دوسرے کا مارا جانا. پیپلز امن کمیٹی دراصل رحمان بلوچ نے، جس کو رحمان ڈکیت کا نام بھی دیتے ہیں، یہ اس وقت قائم ہوتی جب اس کا اور غفار زکری گروپ کا دونوں کا جھگڑا ہوا تھا. تو ان کے جو سینئرز تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ پیپلز امن کمیٹی بنائی تھی. اس میں وہ بعد میں جب رحمان بلوچ مارا گیا انکاؤنٹر میں، اب یہاں انکاؤنٹر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انکاؤنٹر جو ہے اس میں صرف کاؤنٹر ہوتا ہے، ان نہیں ہوتا. وہ اس میں جب وہ مارا گیا تو اس کے بعد عزیر سامنے آیا، عزیر کی دستار بندی ہوئی، عزیر جو ہے وہ لیاری گینگ اس نے رحمان بلوچ کی جگہ لی اور ذوالفقار مرزا صاحب نے اس کو سپورٹ کی. اور ذوالفقار مرزا صاحب یہ یاد رکھیں کہ ان کو ہوم منسٹر آصف علی زرداری صاحب نے بنایا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہوم منسٹر آن ہز اون کام کرتا رہا اور اس کو کوئی روکے نہیں. دوسرا، ابھی گرچانی صاحب جس آپریشن کی بات کہہ رہے تھے، یہ دراصل آپریشن شروع ہوا تھا کراچی بدامنی کیس کے بعد، جب چیف جسٹس اس وقت کے افتخار محمد چودھری صاحب نے بڑھتے ہوئے اس طرح کے واقعات کا خود نوٹس لیا تو پھر وہ کراچی بدامنی کیس کہلایا اور پھر بعد میں وہ کراچی بدامنی عمل درآمد کیس میں تبدیل ہو گیا. اور اس میں وہ ڈائریکٹو سپریم کورٹ سے آئی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو فلیش آؤٹ کیا جائے.
اب آج چاہے پولیس یہ کلیم کرے کہ ہم نے آپریشن کیا تھا یا سندھ گورنمنٹ یہ، لیکن وہ دراصل چیف جسٹس کی ڈائریکٹو پہ ہوا تھا اور اس کو پھر انہوں نے اس چیز کو فالو کیا اور ایک بینچ باقاعدہ آگے بیٹھا کرتی تھی. جہاں تک ماریا جے آئی ٹی کا تعلق ہے، دیکھیے جے آئی ٹی سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کسی بھی پروونس کا، اس کے نوٹیفیکیشن سے بنتی ہے اور پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے تمام اراکین کے سگنیچر سے سبمٹ ہوتی ہے. جو چیز سبمٹ ہوتی ہے وہی ویلڈ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی چیز میں ڈسپیوٹ آتا ہے، دیکھیے عزیر بلوچ کی صرف تحریری جے آئی ٹی تو نہیں ہوئی ہوگی، اس کا ویڈیو بھی ہوا ہوگا. جی بالکل، کیونکہ گرچانی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب جے آئی ٹی ہوتی ہے تو اب تو اس کا ویڈیو ریکارڈ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف کا اٹھا لیں اور I'm sorry to interject ہے، لیکن آپ کو یہ بات، کیونکہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو اس میں ادارے ہیں جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں ہے، خواہ وہ رینجرز کا ہو یا ایم آئی کا ہو یا آئی ایس آئی کا ہو، یہ تو فوج کے اندر جو ہیں وہ ادارے آتے ہیں. آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر یہ علی زیدی صاحب ایک ملائننگ کیمپین کر رہے ہوتے تو کیا ان کی طرف سے کوئی ریبٹل یا کچھ نہیں آتا، کوئی کلیریفیکیشن نہیں آتی؟ دیکھیے آئی ایس آئی کا ریبٹل، آئی ایس آئی جو ہے وہ ٹیکنیکلی لیگلی منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے. ایم آئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری کے انڈر آتی ہے، لیکن آئی ایس آئی، آئی بی، اسپیشل برانچ، یہ سب سویلین اتھارٹیز کے انڈر آتے ہیں. لیکن رینجرز تو آتے ہیں نا، رینجرز بھی ملٹری کے انڈر آتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں آ رہا. نہیں، رینجرز بھی منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتے ہیں. دیکھیے اس میں پیراملٹری فورس، جی ٹھیک ہے، فوج کے لوگ ضرور ہوں اس کے اندر ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا رینجرز کو اگر سندھ میں جو ہے ان کو پاور دی جاتی ہیں تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر دی جاتی ہیں. ان کو وڈرا کیا جاتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر، فیڈرل منسٹری آف انٹیریئر کوئی کلیریفیکیشن کیوں نہیں ایشو کر رہی، کیوں نہیں بتا رہی وہ کہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ علی زیدی صاحب کے پاس تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 3 سال پہلے یہ آ گئی تھی لفافہ ٹائمنگ، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو سندھ ہائی کورٹ گئے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ میں جا کے یہ اینولپ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں سبمٹ کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ان سے کیوں نہیں کہا کہ آپ اس کو ویریفائی کروائیں؟ رائٹ. شاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، شاد صاحب یہ بتائیے کہ پرسیپشن اب اس وقت جو بھی جو ہے وہ چل رہی ہو، آپ لیاری میں جو ہیں، آپ لیاری رائٹ ہیں، آپ لیاری کو جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم سب کو دیکھا بھی ہے کہ کیا وہاں پہ ہوتا رہا، کس طرح ہوتا رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جے آئی ٹی جو علی زیدی صاحب لے کر آئے ہیں، جو بھی اس میں ہے، چاہے اگر مبینہ طور پہ کسی نے بنائی ہے یا جو بھی ہے، اس میں بار بار ایک شخص کا نام بہت واضح طور پہ آ رہا ہے جس نے لیاری کا امن خراب کیا، ذوالفقار مرزا. لیکن ساتھ آپ اس کو مادر حربی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی کانٹرڈکشن نہیں سمجھ آ رہی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات کی وضاحت کروں، لیاری کے بارے میں جو پرسپشن کریٹ کی گئی ہے، جو پچھلے 5 دن سے جو ایک واویلا مچا ہوا ہے، لیاری میں آپ چلیں میرے ساتھ، لیاری کے گلی کوچوں میں رات کو 2 بجے 3 بجے دن میں کسی وقت 99.9% لوگ شریف لوگ رہتے ہیں. ہر کمیونٹی کا بندہ آپ کو وہاں ملے گا، ہر قوم کا بندہ ملے گا، ہر مذہب کا بندہ آپ کو ملے گا. لیاری جو پورے کراچی جل رہی ہوتی تھی، لوگ پناہ لینے کے لیے لیاری آتے تھے. لیاری کے نوجوانوں کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا گیا. میں کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ 2008 کے الیکشن میں نے خود کنٹیسٹ کیے تھے. 2008 الیکشن عبد الرحمن بلوچ نے جتوائے، 2013 کے الیکشن عزیر نے جتوائے پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آج چاہیے کچھ بھی کہیں. نہیں مجھے یاد ہے میں خود گراؤنڈ جب گئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ جہاں عزیر کا ووٹ دیں. یہ اب بعد میں استعمال کرنے کے بعد آپ کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح نکال باہر کریں. ابھی گورچانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچو نہیں لگائے کہنے. میں نے خود گواہوں میں اس بات کا کہ رینجرز کے وہ فائرنگ سے 2 نوجوان شہید ہوئے تھے. شہید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں سے ایک کم از کم بے گناہ تھا. کولیٹرل ڈیمیج میں ایک وہ کسی حادثاتی طور پر وہ واقعہ ہوا تھا، ڈیلیبریٹلی نہیں ہوا تھا، حادثاتی طور پر ہوا تھا. شریف الحق جو کے ایم سی کا ملازم بھی تھا اور سب انسپیکٹر تھا کے ایم سی میں اور اچھے دوستوں کی طرح تھا. اس کے سوئم میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹی پی او لیاری جو تھے ان کے ساتھ ایک ڈی آئی جی آئے.
DIG रैंक का बंदा, थोड़ी देर बाद वहाँ उज़ैर आए, वो उठकर मिले उज़ैर से, और जब तक उज़ैर से बात करते उठकर मिले, और जब तक उज़ैर से वो बात करते रहे, सर 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 करके बात करते रहे। आप SHOs की बात करते, ये तो सूरत-ए-हाल थी लियारी में, ये सूरत-ए-हाल थी। अब अगर आपकी पार्टी इधर कोई बदलाव लाना चाहती है तो वो आदमी जो जिसका नाम बार बार आ रहा है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उसको मादरी हुर फिर क्यों कहा जा रहा है? फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए? ये सवाल बेहतर रहेगा, जिसने कहा है उससे पूछे तो बेहतर रहेगा ना। तो जिसने कहा है, पार्टी कुछ लेगी उनके खिलाफ? मेरी पार्टी जो क्या स्टैंड ले इस पर, लेकिन पार्टी ने नहीं कहा, अली जैदी साहब ने कहा है, वो आपको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे उसने क्यों कहा है, वजह क्या है, वजूहत आपको बेहतर अंदाज में जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2012 के वो ऑपरेशन भी मैंने देखे, मैं उस वक्त कराची पीपल्स पार्टी का नायब सदर था। बिलावल हाउस में एक मीटिंग होती है सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में, ठीक है, वज़ीर आला मौजूद होते हैं, सारे ज़िम्मेदारान मौजूद होते हैं, मैं भी उसमें शामिल था। तो वहाँ ये तय होता है कि लियारी में सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता इनको मारना, 10, 12, 15 जो एक्टिविस्ट हैं जो ज़्यादा क्या है उनको पकड़ के अंदर कर दें, उनका ट्रायल कर दें। लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे कि एक, और मज़े की बात है कि एक गैंग नहीं था, लियारी में 4-5 गैंग रहे, हाँ। तो एक दूसरे गैंग को लाना चाह रहे थे कुछ लोग। कौन लोग बता भी दीजिए? बस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं थे, सॉरी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का चैप्टर क्लोज हो गया था उस वक्त तक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का हिस्सा ख़त्म हो गया था। बता दीजिए ना फिर कौन? तो वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे जो सियासी 13 के इलेक्शन में वहाँ से लड़ना चाह रहे थे, इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, वो अगले ग्रुप को पार्टी चेंज कर ली थी अपनी? नहीं, वो उनकी मीरास है, बाद में जिस वक्त नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी उनकी मीरास है, ठीक है ना, वो नहीं चेंज करेंगे इस वक्त मालिकाओं में से, तो है नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, एक ऐसा है जो पाकिस्तान में है लेकिन इस वक्त असेंबलियों से बाहर है, नाम लेना मुनासिब। वो उन्होंने ये किया, तो फिर वहाँ जो रेजिस्टेंस हुई है, ठीक है, वो चील चौक से आगे बढ़ नहीं सके, और इन्होंने दो तरफा फायरिंग के नतीजे में PMTs उड़ गए, लाइट नहीं रही, पानी नहीं रहा। वेरी नेक्स्ट डे मैंने इस गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र थे वकार मेहदी साहब, दोस्त से हमारे पुराने, उनको मैंने कहा कि ये सूरत हाल है, ठीक है, आपको अगर ऑपरेशन करना है तो स्पेसिफिक ऑपरेशन करें, ठीक है ना, इस तरह से कर रहे हैं तो पूरा इलाका डिस्टर्ब हो रहा है। उसके 8 दिन के ऑपरेशन के बाद, 8 दिन, ये लोग कह रहे हैं ना 14 दिन का ऑपरेशन, 14 दिन, 8 दिन बाद मिन्नतें करके इन्होंने ऑपरेशन बंद करवाई है। वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उन्होंने आके कराची में कहा हम गैंगवार वालों को 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं, हथियार डाल दे, वरना वो 2 दिन अब तक पूरे नहीं हुए। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मज़हर अब्बास साहब की जानिब जाऊंगी। मज़हर साहब, अब इस पे बार बार जो है वो सवाल उठ रहा है, अली ज़ैदी साहब से पूछा जा रहा है कि अगर ये वाकई ही जो JIT उनकी है उसमें वो ठीक JIT है, तो उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बार बार नाम लिया जा रहा है, उनको मादरे हुर जो है वो कहा जा रहा है, उनको कोई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ PTI कुछ सोच नहीं रही। शाद साहब तो कह रहे हैं अली ज़ैदी साहब से पूछें, लेकिन डज दिस टेल यू कि ये किस तरफ जो है चीज़ें जा रही हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या लियारी में, कराची में जो लोग जिन्होंने ये काम किए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और एक्चुअली जस्टिस दिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अभी जिस तरह शकूर बात कर रहे थे, शकूर बहुत पुराना पीपल्स पार्टी का वर्कर है। मुझे पता है शकूर ने PTI क्यों ज्वाइन की, मुझे पता है शकूर ने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, और ऐसे आपको बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो इवन गैंग वॉर का हिस्सा जो लड़के रहे, वो सब के सब पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन थे। वो सब के सब, इवन अगर जफर बलोच को उठा लें जो ज़ैर का जो राइट हैंड मैन था, वो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग आदमी हुआ करता था। और इसी तरीके से और भी फिर पीपल्स पार्टी ने जो सबसे, जो मैं समझता हूँ कि गैर सियासी काम किया, वो यही किया जो 2008 में किया उन्होंने। और इस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को जो है वो गैंग वॉर के सुपुर्द कर दिया, चीज़ों को दूसरे अंदाज में देखना शुरू कर दिया, और उसका बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, जिसके नताइज आपको 2018 में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। अब शकूर शाह जैसा कारकुन बिलावल भुट्टो को जो है हराए, और इस तरह हराए कि बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आए,
जावेद नागौरी हार जाएं, नीचे के और 2 MPs हार जाएं, ऐसा रिजल्ट पीपल्स पार्टी की 1970 से लेके आज तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी ओन करे कि पीपल्स पार्टी इस चीज की तो जिम्मेदारी ले कि उन्होंने अपनी पार्टी को जो पीपल्स पार्टी का किला होता था उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे अली जैदी साहब जब जुल्फ़िकार मिर्जा को मर्द हुर कहते हैं तो दरअसल वो उज़ैर बलोच को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर जुल्फ़िकार मिर्जा आज भी उज़ैर बलोच को ओन करते हैं, आज भी पीपल्स अमन कमेटी को ओन करते हैं और कोई आदमी जुल्फ़िकार मिर्जा को मर्द हुर कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके तमाम एक्शन को वो सपोर्ट कर रहे हैं ना। वो सिर्फ उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो नहीं सपोर्ट कर रहे। तो फिर अली जैदी साहब चाह क्या रहे हैं? वो इस जुडिशल देखिए, एक वो वफाकी वजीर हैं, एक ऑनरेबल सिटीजन हैं। उनके पास जब ये एनवलप आया था तो सबसे पहले तो उन्हें अपने करीबी पुलिस स्टेशन को बताना चाहिए था कि उनके पास ये चीज आई है, क्योंकि एनवलप इस तरीके से आना जो है वो वैसे ही सिक्योरिटी रिस्क होता है। दूसरे, उन्होंने जब ये देखा कि उसके अंदर JIT थी तो उनका पहला काम ये था कि वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को फोन करते, ब्रिगेडियर शाह को, उनको बताते कि इस तरह की चीज आई है, ये सही है या गलत है। मतलब इस तरह ब्लैंकेट तरीके से आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अब आप क्यों कोर्ट का रास्ता नहीं ले रहे? क्यों आप बताएं कि जो चीफ जस्टिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया? इसलिए नोटिस नहीं लिया, अब सुन लें, इसलिए नोटिस नहीं लिया क्योंकि उज़ैर बलोच के खिलाफ जो 56 मुकदमात हैं वो ऑलरेडी चालान हो चुके हैं, वो मुख्तलिफ अदालतों में चालान हो गए हैं। उसके अंदर जहां तक मेरी इत्तला है, मैंने सारी FIR तो नहीं देखी, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है उसमें जो नाम ये बताए जा रहे हैं उसमें कहीं को अक्यूज नहीं है। अब फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि ATA के जज वही मुकर्रर करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इसमें सप्लीमेंट्री चालान दिया जाए, इसके अंदर इस चीज को भी शामिल किया जाए। लेकिन सबसे पहले अली जैदी साहब उस हाई कोर्ट जाएं जिस हाई कोर्ट ने उनको रिलीव दिया, ठीक है, जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये JIT जो है पब्लिक हुई। तो हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, सही मानों में जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। ठीक। अली जैदी साहब का भी मैसेज भी आया है और वो कह रहे हैं कि मज़हर अब्बास साहब को बताइए, 3 साल पहले जो है वो मेरे पास आई थी, उस वक्त एजाज शाह साहब जो है वो नहीं थे इंटीरियर मिनिस्टर। अभी उनका मैसेज आया है कि जी अली जैदी साहब से ये कहें कि मैं ये नहीं कह रहा कि 3 साल पहले एजाज शाह, अभी जब दरख्वास्त लेके वो लेके हाई कोर्ट, ठीक है, क्यों हाई कोर्ट से ये कहा कि आप JIT पब्लिक करें? उनको तो कहना चाहिए था कि मुझे ये एनवलप मिला है, उन्होंने क्यों हाई कोर्ट से ये चीज छुपाई है? ठीक है, आपका पॉइंट आगे। जरा गुरचानी साहब की तरफ चलती हूँ। गुरचानी साहब, जो इस वक्त आपने कराची की जो डायनामिक्स हैं वो देखी हैं, और फिर हमने ये भी देखा है, अभी ये तो एक JIT है, उसके अलावा बल्दिया वाली भी JIT जो है वो मौजूद है, उसमें भी जो है वो इस वक्त एलाइज जो इस वक्त PTI के हैं वो सामने आ रहे हैं। माजी में भी हमने देखा पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लड़ते थे, पूरे कराची में कत्ल व गारत होती थी, उसके बाद अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पे भी आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज जो हैं वो आड़े आएंगी? वरना आपको तो अपना हाउस अगर ऑर्डर में करना है तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साथ MQM वहाँ से जो है वो शुरू करना चाहिए। मैं मारिया आपको आखिर में कुछ सुन नहीं सका, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो। जी आ रही है जी सर, मैं ये कह रही थी आपने पहले तो थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं। जी मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुन ली। मैं मज़हर अब्बास साहब की थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा। ISI इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत नहीं होती, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है जी। और जहाँ तक मेरे पिछले इंटरव्यू का ताल्लुक़ है या आज जिस कैपेसिटी में मैं बैठा हूँ, तो मैं एक चीज़ की वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मुझे सिंध हुकूमत की खुशनुदी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठा, ना मैं किसी को मलाइन करने के लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे जिस वक्त लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ
اس وقت نہ مجھے چیف منسٹر، نہ کیبنٹ سے، نہ زرداری صاحب سے، کسی کارنر سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کو آپ نے یہ سپورٹ دینی ہے، کسی کے ساتھ سافٹ ہونا ہے، کسی کے ساتھ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ گوچانی صاحب آپ کس سن کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس سن کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہ 2012 میں ہوا تھا۔ 2012 کی بھی میں بات کر رہا تھا، آپریشن سے پہلے کی میں بات کر رہا تھا سر۔ لیکن گورجانی صاحب یہ مجھے یہ ایک سمجھا دیجئے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں پیپلز امن کمیٹی جو ہے وہ وہاں سے چیزیں خراب ہوئیں، ذوالفقار مرزا نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا، وہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں۔ اگین میرا بھی سوال یہی تھا، مزید صاحب کا بھی یہی سوال ہے، ذوالفقار مرزا ہوم منسٹر تھے، پولیٹیشین تھے، آصف علی زرداری صاحب نے لگائے تھے، پھر کیسے جو ہے وہ پشت پناہی نہیں تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے الوف تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے لیاری میں، کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو سیاسی پشت پناہی نہیں ہوگی، لیکن کون کر رہا تھا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے آپریشن کے دوران چیف منسٹر یا کیبنٹ کے کسی ممبر یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے کسی نے کبھی کسی کو کوئی رعایت دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ باقی کون ان کو سیاسی پشت پناہی دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا وہ سب آپ کے سامنے۔ سر یہ تو اس میں بھی جے آئی ٹی میں لکھا ہے کہ سی سی پی او خود جو ہے وہ بلا کے کہتے ہیں فلاں کو مار دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 5 دن سے یہ ہنگامہ برپا ہوا ہے، تو آخر اس کو سلوشن کیا ہے؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے۔ تو میرا خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس پر سوموٹو اگر لیں تو سب سے بہتر ہے، ادروائز گورنمنٹ کو سپریم کورٹ جا جانا چاہیے۔ گورنمنٹ تو آپ ہے، بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بھی سجیسٹ کروں گا، میں یہ بالکل چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اداروں کو خود بولنا چاہیے، حکومت جاتی ہے، اداروں کو بولنا چاہیے، حکومت سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا نہیں جاتی، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ علی زیدی صاحب نے تو کچھ دن پہلے کہا تھا میں جاؤں گا، منگل کو غالباً انہوں نے کہا تھا عباد صاحب۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ صرف لیاری نہ کھیلیں۔ کراچی شہر میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہ بلدیہ فیکٹری کی بھی بات کیا کریں چینلوں سے، سب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے سب کوئی بھی بات کرنے، اور کراچی میں ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ نے اس پہ جو ہے وہ کچھ ایکشن لینا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مظہر عباس صاحب آپ کا، اور گورجانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ we'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.